नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच 7 लोक कल्याण मार्ग पर हो रही इस मुलाकात को लेकर सियासी गलियारों में काफी चर्चा हो रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनावों से पहले मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है और ये मुलाकात उसी कड़ी में हो रही है। तो आपको बता दें कि 2024 के चुनावों को लेकर लगातार चर्चा का दौर जारी है। इसी को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे और दिल्ली पहुंचकर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और इस मुलाकात के खासकर कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। खासकर सबसे अहम बात यह बताई जा रही है कि 24 के चुनाव से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है और उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में अगर विस्तार होता है तो सियासी तमाम समीकरण जो है उनको साधा जाएगा, क्योंकि ये साफ कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश से ही देश की राजनीति तय होती है। इसी वजह से उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री से मिले और मंत्रिमंडल में विस्तार की चर्चाएं जो है उसको एक बार फिर से प्रदेश में धार मिल गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को दिल्ली में पीएम मोदी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस मुलाकात के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। इस मुलाकात के लखनऊ में सियासी हलचल तेज हो गई है। सूत्रों की माने तो मंत्रिमंडल विस्तार में चेहरों को लेकर आलाकमान की मुहर इस पर लग गई है। तो बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ जेपी नड्डा से भी मुलाकात की है और ये मुलाकात भी उन्हीं मायनों में खास माने जा रही है, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जिस तरीके से अटकलें तेज हैं उन्हीं के बीच अब जेपी नड्डा से भी मुलाकात की है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। और यह कहा जा रहा है कि ये जो मुलाकात है, इस मुलाकात में जितने भी मंत्रिमंडल में विस्तार के लिए नए चेहरे हैं उन चेहरों पर मुहर लग गई है। तो बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे, जहां पर उन्होंने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और उसके बाद जेपी नड्डा से मुलाकात की और इस मुलाकात के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। खासकर जिस तरीके से मंत्रिमंडल की अटकलें हैं उसको धार एक बार फिर से मिल गई है और यह साफ कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल जो है उसका विस्तार अब हो सकता है और उसके लिए जो नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहे हैं उन चेहरों पर मुहर लग गई है। और लखनऊ में इसको लेकर सियासी हलचल काफी ज्यादा तेज हो गई है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बैठकों का दौर जारी है और कैबिनेट विस्तार से जाहिर सी बात है कि सियासी समीकरणों को साधा जाएगा 24 के लिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नोएडा के गौतम बुद्ध नगर में कल दौरा रहेगा, जिसको लेकर जिला प्रशासन और प्राधिकरण में तैयारियां करना शुरू कर दिया है। वहीं 8 दिसंबर को निजी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी सीएम शामिल होंगे। समारोह संपन्न होने के बाद मुख्यमंत्री नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना प्राधिकरण और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। तो आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ का नोएडा और गौतम बुद्ध नगर का दौरा प्रस्तावित है। कल गौतम बुद्ध नगर वो आने वाले हैं, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां लगभग पूरी कर ली है। पूरे तरीके से तैयारियों के बाद दीक्षांत समारोह भी कहा जा रहा है कि आयोजित होगा निजी विश्वविद्यालय में, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे और इस दीक्षांत समारोह के दौरान जो विद्यार्थी है उनको सर्टिफिकेट भी बांटे जाएंगे और खासकर सर्टिफिकेट के वितरण के साथ साथ उनको सम्मानित भी किया जाएगा। तो आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ जो है वो गौतम बुद्ध नगर के दौरे पर कल पहुंचने वाले हैं और गौतम बुद्ध नगर में कई तरीके के कार्यक्रमों में वो शिरकत करेंगे और खास इसमें दीक्षांत समारोह रहने वाला है, जहां पर कन्वोकेशन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बच्चों को प्रशस्ति पत्र वितरित करेंगे।
फर्जी डेटाबेस के जरिए फर्जी फर्म जीएसटी नंबर सहित बनाकर सरकार को हजारों करोड़ के राजस्व का नुकसान पहुंचा रहे गिरोह के 4 आरोपियों को साइबर, आईटी सेल और कोतवाली 20 पुलिस ने दिल्ली के त्रिनगर से गिरफ्तार किया है। इन शातिर ठगों की निशानदेही पर 250 फर्जी कंपनी के डिटेल, लैपटॉप, मोबाइल और पेन ड्राइव समेत अन्य सामान बरामद किया गया है। अभी तक की जांच में लगभग 8 विभिन्न खातों में लगभग 3 करोड़ से अधिक की धनराशि को फ्रीज किया गया है। डीसीपी नोएडा जोन ने बताया कि पकड़े गए अभियुक्तों के द्वारा फर्जी कंपनियों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड तैयार कर मुख्यतः अंतर्राष्ट्रीय स्थान जैसे थाईलैंड, सिंगापुर, ताइवान, फिलीपींस, वियतनाम जैसे जगहों पर स्थित कंपनियां फर्जी तरीके से आयात निर्यात अपने फर्जी कंपनियों से दिखाकर आर्थिक लाभ प्राप्त करते हैं। तो आपको बता दें कि 8 खातों में जमा धनराशि को फ्रीज किया गया है। पुलिस की यह बड़ी सफलता है, जिसमें पुलिस ने राशि को फ्रीज करके कई जो मुख्य गिरोह है उसका पर्दाफाश किया है। ही भ्रष्ट किया था, जिसमें 25 लोग अब तक अरेस्ट हो चुके हैं और काफी मात्रा में अभी लोग उसमें जो है वो हमारे वांछित हैं। उस सभी डाटा को भी पूर्व में हम लोगों ने एनालाइज किया था। एनालाइज करने के बाद जो है वो टेक्निकल कुछ हमारे पास एविडेंसेस थे जिसको हम खंगाल रहे थे, और इसमें जो अर्चित और अंचित 2 लोग थे जो अभी वांटेड है हमारे, जिनमें इनाम भी घोषित है, उनकी तलाश की जा रही थी। उसी क्रम में कुछ हमें टेक्निकल इनपुट मिला था, जिसमें हमने रेड करके 4 लोगों को अरेस्ट किया है। इसमें एक निशांत अग्रवाल नाम का व्यक्ति है जो फरार है, जो अंचित का मित्र है, और अंचित के दिए हुए डाटा और इन लोगों ने खुद भी कुछ डाटा अपना जनरेट करके वो पूर्व में जो मॉडस ऑपरेंडी थी उसी आधार पे, उसी तरह से इन्होंने लगभग 250 कंपनियां जो है वो फर्जी बनाई थी। संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन पर जवाब दिया। अमित शाह ने क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। आज मैं जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 इस पर इस सदन में जो बहस हुई है इसका जवाब देने के लिए मैं खड़ा हुआ। मुझे एक बात का आनंद भी है और हमारी संसदीय प्रणालिका के लिए अच्छा भी है कि किसी ने इस बिल के तत्व का विरोध नहीं किया है, इस बिल के हार्द का विरोध नहीं किया। मान्यवर लगभग 6 घंटा चर्चा चली और कांग्रेस के श्री अमर सिंह से लेकर अधीर रंजन जी तक 29 वक्ताओं ने अपने अपने तरीके से विचार व्यक्त किए, मगर बिल के उद्देश्यों के साथ बाय एंड लार्ज सभी ने सहमति व्यक्त की। ये मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं जो बिल लेकर आया हूं, जो विधेयक लेकर इस महान सदन की सहमति प्राप्त करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं, वो बिल 70 सालों से जिन्हों को अन्याय हुआ है, जो अपमानित हुए और जिनकी अनदेखी की गई है, वो सभी लोगों को न्याय दिलाने का बिल है, उनको अधिकार दिलाने का। माननीय अध्यक्ष जी, ये बिल किसी भी समाज में जो डिप्राइव लोग होते हैं उनको आगे बढ़ाना चाहिए। ये भारतीय संविधान की मूल भावना है, परंतु उसके साथ साथ इसका सम्मान न कम हो, इस तरह से आगे बढ़ाना चाहिए। अधिकार देना और अधिकार सम्मान के साथ देना, दोनों में बड़ा फर्क है। इसलिए कमजोर और वंचित वर्ग के जगह
अन्य पिछड़ा वर्ग, ये नामकरण बहुत महत्वपूर्ण है। ये दोनों चीजों को ढेर सारे प्रतिपक्ष के सदस्यों ने अलग अलग तरीके से थोड़ा कम आंकने की प्रयास भी किया। किसी ने कहा कि पहले से हो रहा था, किसी ने कहा कि सिर्फ नाम बदल रहा है। मैं इन सभी को कहना चाहता हूं कि अगर हमें पिछड़ा वर्ग के लोगों के प्रति जरा भी संवेदना है तो नाम के साथ उनका सम्मान जुड़ा है वो जरूर देखना। नाम के साथ सम्मान जुड़ा है वो वही लोग देख पाते हैं जो उनका उत्कर्ष अपने भाई समझकर, अपने से पीछे रह गए भाई समझकर संवेदना के साथ उंगली पकड़कर आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो लोग इसका नाम नहीं समझ सकते जो इसका वोट बैंक के नाते उपयोग कर अच्छे लच्छेदार भाषण देकर राजनीति में वोट प्राप्त करने का जरिया और साधन समझते हैं। नरेंद्र मोदी जी ऐसे नेता हैं जो स्वयं एक गरीब से गरीब घर में जन्म लेकर आज देश के प्रधानमंत्री बने हैं। वो पिछड़ों का दर्द भी जानते हैं, वो गरीब का दर्द भी जानते हैं। और जब इनके आगे बढ़ाने की बात होती है तब कई बार तो मान्यवर मदद की जगह सम्मान के मायने बड़े होते हैं। मदद से ज्यादा व्यक्ति का सम्मान उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस को, उसके आत्मविश्वास को और उसके गौरव को सम्मानित करता है, बढ़ाता है, जो उसके जीवन में आगे बढ़ने का कारण होता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ढेर सारे सदस्यों के भाषण मैंने सुने भी है, पढ़े भी है मेरी चैम्बर में। ये भाव सिर्फ नाम बदलने से क्या होता है वो समझाने के लिए मैं कह रहा हूं। मान्यवर, आज जो बिल लेकर आया हूं, ये बिल के बारे में मैं थोड़ी पृष्ठभूमि भी बताना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर में हम लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भी लालच देने का कार्य हुआ था, लेकिन बिना झुके, बिना टिके वे भारत और भारतीयता के लिए कार्य करते रहे। और आज यही कारण है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए देश के अंदर हजारों की संख्या में स्मारक हैं। दुनिया में जहां कहीं भी जब भी किसी दबे कुचली समाज की आवाज को बुलंद करने की बात आती है तो लोगों के दिमाग में एक नाम बरबस आ पड़ता है। वह नाम आता है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम। पूरी दुनिया के अंदर हर वह दबा कुचला व्यक्ति अपनी आवाज को बुलंद करना चाहता है तो वह नाम वह स्मरण करता है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के इन सपनों को साकार करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार अनेक कार्यक्रम कर रही है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पंच तीर्थों की स्थापना का कार्यक्रम हो, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आने के बाद इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया। हमने समाज को जाति के आधार पर नहीं, हमने तो समाज को उसकी आवश्यकता के अनुरूप हर दलित, हर वंचित, हर गरीब, हर कमजोर व्यक्ति के साथ सरकार खड़ी है और सरकार उसको संबल प्रदान करेगी। इस दृष्टि से सरकार ने उसको अपना सहयोग देना प्रारंभ किया। भाइयों बहनों, 2014 के पहले एक सपना होता था आवास। आवास के नाम पे लोग किस प्रकार का मजाक बनाते थे। 20,000 में कोई आवास बन पाता है क्या? और जो नहीं बना पाता था उसके ऊपर अलग से कार्रवाई हो जाती थी। आज देश के अंदर 4 करोड़ परिवारों के पास
अपना पक्का आवास है जिन लोगों को प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 9-9.5 वर्ष के अंदर आवास की सुविधा दी है। और अभी भी एक लक्ष्य है कि जो बचे हैं उनको भी उपलब्ध करवाएंगे। गांव हो या शहर, हर दलित को, हर वंचित को, हर गरीब को इसकी सुविधा का लाभ मिलना चाहिए। शौचालय बने, 12 करोड़ परिवारों के लिए शौचालय के निर्माण का कार्य, मैला ढोने की कुप्रथा को पूरी तरह बंद करते हुए उसका उपचार था, उसका विकल्प था हम हर घर में शौचालय बनाए। यह कुप्रथा पे प्रहार तो था ही, लेकिन साथ साथ भाइयों बहनों, दबे कुचले समाज को बीमारियों से, विभिन्न प्रकार की उन बीमारियों से मुक्त करने का एक अभियान भी था, जिसका पैसा जिसका बचता है परिवार खुशहाल होता है। याद करिए कि हर गरीब को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर पहले की सरकारें क्यों नहीं दे रही थी? सरकारें तो भी चला रहे थे। दुर्भाग्य से कोरोना अगर 14 के पहले आया होता, क्या होता? कोई बच पाता? आप होते या हम होते, कोई बच पाता? क्योंकि सरकार स्वयं भाग गई होती, सरकार के पास कोई दृष्टि नहीं थी। मैं बार बार उल्लेख करता हूं, 1977 में एक बीमारी आई थी उत्तर प्रदेश में, इंसेफ्लाइटिस की। 40 वर्ष में इस बीमारी से 50,000 बच्चों की मौत हुई थी और इस बीमारी से 90% मौत दलित और अल्पसंख्यक समुदाय के होते, बच्चों की होती थी। आज जब डबल इंजन की सरकार आई, एक साथ मिलकर काम किया, भाइयों बहनों, आज इस बीमारी को पूरी तरह नियंत्रित किया जा चुका है। अगर स्वच्छ भारत मिशन में शौचालय नहीं बनते, हर घर नल योजना में पेयजल की व्यवस्था नहीं होती, व्यापक अभियान दोनों सरकारें मिलकर के नहीं चलाती, इंसेफ्लाइटिस कभी समाप्त नहीं होता। ऐसे ही कोरोना में प्रधानमंत्री मोदी जी ने लीडरशिप स्वयं अपने हाथों में लेकर के एक एक कार्यक्रम की निगरानी की। गरीब को राशन मिलना है तो राशन उपलब्ध कराओ, काम नहीं तो भरण पोषण भत्ता उपलब्ध कराओ, बीमार हो गया तो टेस्ट करो, उपचार की आवश्यकता तो फ्री में उपचार दो, और भाइयों बहनों फिर फ्री में वैक्सीन भी दिया तो फ्री में राशन की सुविधा भी दी। ये दुनिया के अंदर कहीं नहीं हुआ। दुनिया में बड़े बड़े विकसित देश हैं, प्रति व्यक्ति आय वहां दुनिया की सर्वाधिक है, लेकिन वे अपने लोगों को नहीं बचा पाए, क्योंकि सबसे प्रभावी 2 वैक्सीन प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत के अंदर विकसित करवाई और भारत के हर नागरिक को बिना भेदभाव के इन सुविधाओं का लाभ दिया। सरकार पहले चेहरा देख करके कार्रवाई करती थी, चेहरा देख करके लाभ देती थी। कोई दलित समर्थक होता था, कोई दलित विरोधी हो जाता था, लेकिन जो विरोधी थे वे तो विरोधी थे ही, जो समर्थक बनने का काम करते थे वे भी काम पक्ष में नहीं कर पाते थे, वे भी झुंझुना पकड़ाने का प्रयास करते थे। उनके नाम पे अपनी रोटी तो सेकते थे, लेकिन गरीबों के लिए, वंचितों के लिए कोई प्रभावी कार्यक्रम नहीं कर पाते थे। पहली बार आपने होगा तब मोदी जी ने जाति मत मजहब के आधार पर नहीं, एक ही नारा दिया, सबका साथ और सबका विकास। आप मुझे बताओ, जो बार बार नाम जपे और करे कुछ नहीं, वो बड़ा है या जो अपने नारे को प्रभावी ढंग से लागू करके हम सबको योजनाओं के साथ जोड़ने का काम कर रहा है? और प्रधानमंत्री मोदी जी ने योजनाओं के साथ जोड़ने का काम किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपनों को सही मायने में अंगीकार करने वाले, लागू करने वाले, और 26 नवंबर की तिथि को
संविधान दिवस के रूप में स्थापित करने का काम भी अगर किसी ने किया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के प्रति इससे बड़ी श्रद्धांजलि और क्या हो सकती है। 26 नवंबर की तिथि को, अब हम 14 अप्रैल की तिथि को भी, 6 दिसंबर की तिथि को भी, 26 नवंबर की तिथि को भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का स्मरण करते हैं और उनके प्रति, उनके द्वारा प्रदत्त संविधान के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करते हैं। वे संविधान के शिल्पी थे, कोई संदेह नहीं, लेकिन समाज की एकजुटता के लिए सब कुछ, हर एक काम देश के नाम, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का ही सपना था, यही संकल्प था। जो लोग आज भारत विरोधी गतिविधियों के माध्यम से समाज को विभाजित करते हैं, भारत को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान करते हैं। हम सबको इसके बारे में गांव-गांव जाकर के बताना होगा और मैं आपको इस बात के लिए फिर आश्वस्त करने के लिए आया हूं। हमने पहले भी कहा कि सरकार हर गरीब के साथ, हर वंचित के साथ, हर दलित के साथ खड़ी है, उनको उनका अधिकार देने के लिए तैयार है। कोई मुसहर के बारे में पूछता था प्रदेश में, बनटांगिया के बारे में कोई पूछता था, चेरो, थारू, कोल, तब कोलों का इतिहास सबका जवाहरलाल राम से का इतिहास है, कोई पूछता था? अहरिया, सहरिया, ये सभी ऐसी जातियां हैं, छोटी छोटी जातियां, छोटे छोटे समुदाय हैं, एक सीमित क्षेत्र में हैं, आवाज दबा दी जाती थी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इनके उत्थान के लिए कार्ययोजना बनाने की बात कही थी। 70 साल तक इनको वोट देने का तक अधिकार नहीं। भाइयों बहनों, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 100% सिचुएशन के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में यहां पे कार्रवाई शुरू की। हर उस दलित और वंचित के पास, वो मुसहर हो, कोल हो, भील हो, चेरो हो, थारू हो, सहरिया हो, बुक्सा हो, इनके पास, हर एक के पास अपना मकान होना चाहिए, जमीन का पट्टा होना चाहिए, उनके पास अपना शौचालय होना चाहिए, उनके पास राशन कार्ड होना चाहिए, उनके पास पेंशन की सुविधा होनी चाहिए, उनको फ्री में राशन की सुविधा मिलनी चाहिए, उनके पास जॉब कार्ड भी होना चाहिए और उनको शासन की हर एक योजना से जोड़ने का काम भी होना चाहिए। 100% सिचुएशन के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में सरकार के द्वारा जो प्रयास प्रारंभ हुआ है, उस प्रयास को हम ये मानते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का प्रयास है, उनकी कृपा है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।